नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। और आज बात करेंगे आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बारे में। पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आर्टिकल 370 का आफ्टर ऑल पर्पस क्या था। ऑब्वियसली एक टेम्परेरी प्रोविजन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का था, और जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस उन्होंने देना था। अप टू सर्टेन एक्सटेंट स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी ऑटोनॉमी थी। लेकिन इससे भी एक बहुत बड़ी बात कि लोगों को वहां पे क्या फील होता था। वट एग्जैक्टली वॉज द फीलिंग ऑफ द कॉमन मासेज इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 47। उनको ऐसा लगता था कि हमारा जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, ये बेसिकली मोर और लेस एक इंडिपेंडेंट नेशन है। फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी एंड ऑल दोज थिंग्स इंडियन गवर्नमेंट को हमने दी हुई है। बाकी मामलों में हम एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट हैं, अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकते हैं। यहाँ की जो पुलिस है वो भी हमारा ही एक्चुअली पार्ट एंड पार्सल है, वो हमारी बात ही मानेगी। टेररिज्म को इससे एक सहारा मिलता था। देयर इज नो डिनायल ऑफ दिस फैक्ट कि 370 के होने की वजह से जो टेररिज्म है जम्मू एंड कश्मीर में, जो अभी भी कुछ एक्सटेंट तक है, उसको एक सपोर्ट मिलता था। क्योंकि जो पुलिस है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, वो बेसिकली आफ्टर ऑल वो सब वहीं के तो लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो एंटी इंडिया हैं, मगर उनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हो जाती थी व्हेन दे यूज्ड टू डील विद द टेररिस्ट। क्योंकि टेररिस्ट भी, पुलिस वाले भी, सिविक सोसाइटी भी, वो एक ही सोसाइटी के पार्ट थे। विद इन दैट जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली कश्मीर वैली की जो सोसाइटी है, वो उसी का पार्ट थे। इसका मतलब ये नहीं कि एवरीबडी वाज एंटी इंडिया, नो, इट डज नॉट मीन दैट, बट दे वर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। जो ओवरऑल एक सोशल इकोसिस्टम था उसका वो पार्ट थे। जो टेररिस्ट थे उनको एक एडवांटेज था आर्टिकल 370 के होने की वजह से। जो जो नॉर्मल पब्लिक है उसको ये फीलिंग दे रही थी या दे रहा था आर्टिकल 370 कि ये मोरलेस एक इंडिपेंडेंट नेशन है, स्टेट नहीं है, इंडिपेंडेंट नेशन है। तो जब ये एब्रोगेट हुआ तो एग्जैक्टली क्या इंपैक्ट आया पब्लिक साइट पे, ऑन ग्राउंड जो भी आया दैट इज ए डिफरेंट इश्यू। बट पहला जो इंपैक्ट आया वो पब्लिक साइट पे आया, और वो ये आया कि नाउ दे डू नॉट हैव मच चॉइस एक्सेप्ट दैट दे हैव टू इंटीग्रेट विद इंडिया। नाउ द पॉइंट इज, आपको किसी को जबरदस्ती ये बताना है कि यू आर पार्ट ऑफ आवर नेशन। इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि जो मेजोरिटी है कश्मीर वैली में, they wanted to remain with India. They are still as strong Indians as any Indian is. But even then, there was certain population there which was anti-India. Probably they were looking for independence, or they were looking for alignment with Pakistan. ये फैक्ट है। अब इसी डायनेमिक्स के बीच में ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि 90s के जो भी वहाँ पे मिलिटेंसी आई, जैसे जैसे कश्मीरी पंडित्स का या कश्मीरी हिंदूज का वहाँ से पलायन हुआ और उनका हैरेसमेंट हुआ, जीनोसाइड हुआ, इस सब में इस पब्लिक साइक का बहुत बड़ा रोल था कि इंडियन स्टेट वहाँ पे स्ट्रांगली ऑपरेट नहीं कर सकता था। 90s में आर्मी भी थी, वहाँ पे पुलिस भी थी, और इसके बावजूद भी कश्मीरी पंडित्स के या हिंदूज के मैसेकर हुए, जीनोसाइड हुए, मर्डर्स हुए, ऑल दोज थिंग्स वर देयर। तो 370 का आफ्टर ऑल इसमें रोल क्या था? रोल था उस पब्लिक साइक को डेवलप करने में। और जब वो पब्लिक साइक थी वहां पे, तो उस टाइम पे लोग टेररिस्ट को सपोर्ट करते थे, चाहे डर की वजह से, चाहे इस फीलिंग की वजह से कि जो इंडियन स्टेट है वो वहां पे कमजोर है, उसकी रेट वहां पे नहीं चलती। अब जब 370 एब्रोगेट हुआ तो वो जो पब्लिक साइक है वो चेंज हो गई। एंड ऑब्वियसली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने भी इस तरह के एक्शन लिए कि जो नॉर्मल पीसफुल कश्मीरी है उसको उन्होंने एक अलाइनमेंट में लेके आए। उन्होंने ये फीलिंग दी कि लुक, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया एंड वी आर विद यू। एंड जो नॉर्मल पब्लिक है वो भी फेड अप हो रखी थी मिलिटेंसी से। आफ्टर ऑल मिलिटेंसी से उनको कुछ तो नहीं मिल रहा था। एक जमाने में 90s में ये फीलिंग जरूर आ रही थी कि अब पाकिस्तान
के अंडर में वो जाने वाले हैं या फिर इंडिया से अलग होने वाले हैं। तो उसके बाद जो सिचुएशन चेंज हुई, जो टर्न अराउंड हुआ, उसमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। इंडिया ने जितनी भी रॉप उनको देनी थी वो 90s में दे चुका। इसके बाद और कोई रॉप उनको मिलने वाली नहीं थी, ना टेररिस्ट को, ना पब्लिक साइड को। बॉटम लाइन दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड। 90s की मिलिटेंसी की जो बॉटम लाइन है वो अचीव कर चुके थे, और जो थोड़ी बहुत कसर बची थी वो इस बीजेपी गवर्नमेंट ने 2014 में आने के बाद पूरी कर दी। तो ये बिल्कुल उनको क्लियर हो गया कि दे हैव टू स्टे विद इंडिया। ऑफ कोर्स मेजोरिटी वाज ऑलरेडी फॉर इंडिया, नो डाउट अबाउट दैट। वो ठीक है, जब टेररिस्ट वहां पे आते थे या फिर एजुटेशन होते थे, स्टोन पेल्टिंग भी होती थी, उसके अपने रीजन थे। स्टोन पेल्टिंग का बेसिक रीजन था कि फाइनेंशियल रीजन्स, एंड ऑफ कोर्स दैट साइड जो उनको कहते थे कि कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, एंड प्रॉब्ली देयर इज ए चांस टू मर्ज विद पाकिस्तान एज वेल, और प्रॉब्ली दे मे प्रॉब्ली थिंक ऑफ इंडिपेंडेंस अप टू सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन यहां पे आके जब ये 2014 के बाद जो सीक्वेंस शुरू हुई और फिर 2019 में जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया, तो उसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि अब जितना भी इस एजिटेशन, मिलिटेंसी, टेररिज्म की जो बॉटम लाइन आनी थी वो आ चुकी। दिस इंडियन स्टेट हैज बिकम टू स्ट्रॉन्ग, कोई चांस उनको नहीं है। अब एब्रोगेशन के बाद जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो उन फैमिलीज को हुआ, उस पॉलिटिकल क्लास को हुआ जो 370 के प्रीटेक्स्ट पे जो कॉमन पब्लिक है, कॉमन सिटीजन्स हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रही थी। जो करप्शन का इतना हाई लेवल था, और वहां पे जो इंडियन स्टेट की रीच नहीं थी, इंडियन एजेंसीज की रीच इतनी डीप नहीं थी, क्योंकि 370 के होने से तो बात ही दूसरी थी। वो स्टेट गवर्नमेंट ही अपने आप में सब कुछ थी, लेकिन 370 हटने के बाद तो वो फीलिंग भी खत्म हो गई, और ये जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं इनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो यहां तक तो एक बात है। अब मैं बात करता हूं कि जब 370 एब्रोगेट किया गया तो किसने कौन सी पॉलिटिकल लाइन ली। ठीक है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसका तो ऑब्वियस है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को ओपोज किया। अब जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं जम्मू एंड कश्मीर की, उनकी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज में एक डीप रीच है। आप अब्दुल्ला को लगा लीजिए, मुफ्तीज को लगा लीजिए, what exactly they did in Jammu and Kashmir, they really did not do much favor to state or to India for that matter. लेकिन चूंकि रीच थी तो कांग्रेस ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का ओपोजिशन किया। साथ में और बहुत से दल थे, आरएलडी होगा, मार्क्सिस्ट होंगे, ये सब लोगों ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का ओपोजिशन किया। क्यों किया? बिकॉज व्हाट दे वर एमिंग एट कि जो इंडियन मुस्लिम्स का जो अपीजमेंट था, दे वांटेड टू कंटिन्यू विद दैट एक्सरसाइज, एंड इट वाज परसीव्ड कि अगर 370 वहां पे रहेगा तो वो समहाउ और द अदर इट इज इन फेवर ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मुस्लिम्स ऑफ रेस्ट ऑफ इंडिया। अगर उनकी कोई आपस में एफिनिटी है, ऑफ कोर्स उसकी लिमिटेशंस हैं, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर के जो मुस्लिम्स हैं वो अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी ही ट्रीट करते हैं और उसी तरीके से वो बिहेव करते हैं। बट चूंकि अब इंटीग्रेशन हो रहा है तो अब तो बात खैर दूसरी होगी, लेकिन जो पॉलिटिकल लाइन थी वो ये थी कि ये बीजेपी और उसके अलाइज का एक इशू है, 370 को एब्रोगेट करने का हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। और इनफैक्ट कांग्रेस ने तो अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा कि हम 370 को वापस बहाल कर देंगे। पॉलिटिकल रीजंस थे। अब ऑन ग्राउंड पे जो सिचुएशन में चेंज हुआ आर्टिकल 370 के हटने के बाद, वो बहुत ही इमेंस चेंज हुआ। और चेंज इसलिए हुआ क्योंकि पब्लिक साइड चेंज हो गई, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो चेंज हो गया। नाउ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ दिल्ली। That is because it has become a union territory. और आर्टिकल 370 हटा देते और वो यूनियन टेरिटरी ना बनाते, तब भी सिचुएशन में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला था जितना अब आया जब आपने जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया और लद्दाख को सेपरेट कर दिया।
अब बात है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें आप क्या सोचते हैं, मोरालिटी का कितना रोल रहता है? कोई भी नेशन मोरल नहीं होता, एथिकल नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशंस में या फिर डायनेमिक्स में, लेकिन हर एक कंट्री अपने आप को ये दिखाता है कि वो मोरली हाई ग्राउंड पे है। अमेरिका का अगर आप देख लो तो अमेरिका बोलेगा कि हम तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करते हैं, जो डिक्टेटरशिप्स हैं या मिलिट्री रूल्स जहाँ पे हैं हम उनको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने क्या किया? तो सब अपने रियल इंटरेस्ट देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग कोशिश करते हैं एडजस्टमेंट करने की और मोरली हाई ग्राउंड लेने की। इंडिया में अब आप देखें, पार्लियामेंट में एक भाषण हो रहा है प्रोफेसर मनोज झा का, जो आरएलडी के हैं, बिहार के हैं, लर्नेड आदमी है, प्रोफेसर साहब हैं। तो उसमें उन्होंने जयप्रकाश नारायण को कोट किया। 1966 में इंदिरा जी को लिखा हुआ जयप्रकाश नारायण जी की चिट्ठी पढ़ रहा हूं, और इसको मान लीजिए आज की तिथि में मेरी चिट्ठी आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम, मैं जेपी की चिट्ठी पढ़ रहा हूं। The Kashmir question has plagued this country for very many years. It has cost us a great deal materially and spiritually. We profess democracy, but rule by force in Kashmir. मैं नहीं कह रहा सर, जेपी कह रहे हैं, अब उनको सोली पे मत टांगे। और साथ में मतलब ये इंप्रेशन दिया कि जयप्रकाश नारायण ने ये कहा है कि आप कश्मीर को जो बाय फोर्स अपने साथ लेके रखे हुए हैं, दैट इज नॉट रियली जस्टिफाइबल। नाउ द पॉइंट इज, क्या आप सोचते हैं कि जब आप इस तरह के इश्यूज डिस्कस करते हैं जिसमें मल्टीपल नेशंस इन्वॉल्व होते हैं, आप अपने इंटरेस्ट को कैसे देखते हैं? ठीक है, इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है, दैट इज ए डिफरेंट इशू, बट एक इंडिया यूनिटरी स्ट्रक्चर भी है। और उसमें अगर आप सोचे कि इंडिया कश्मीर से संबंधित या किसी और इशू से संबंधित एक ऐसी मोरल स्टैंड ले लेगा, मोरल हाई ग्राउंड ले लेगा, जिसकी वजह से उसको अपने कंट्री का कोई एक पार्ट छोड़ना पड़ेगा, डू यू थिंक इंडिया कैन टेक दैट स्टैंड? कोई भी कंट्री फॉर दैट मैटर, एनी कंट्री, यू टेक रशिया, यू टेक यूएसए, यू टेक चाइना, कोई भी कंट्री ऐसी कोई मोरल स्टैंड ले सकता है क्या जिसकी वजह से अपना एक पर्टिकुलर पार्ट उसको छोड़ना पड़े, एक स्टेट छोड़ना पड़े या फिर रिसोर्सेज छोड़ने पड़े? कोई ले सकता है? कोई कंट्री नहीं ले सकता। मोरालिटी एक तरफ, कहने की बात एक तरफ, सब नेशंस अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और उसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं। उसके लिए मिलिट्री यूज करते हैं, उसके लिए इंटेलिजेंस एजेंसी यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो सर बिल्कुल ही अनएथिकल हो गया। दिस इज व्हाट इट इज। अब रसिया जो यूक्रेन में कर रहा है, क्या आपको वो एथिकल लगता है? या फिर यूएसए ने जो अफगानिस्तान में किया, आपको वो एथिकल लगता है? मगर क्या यूएसए कभी ये बोलेगा कि वो अनएथिकल था? कभी नहीं। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो अगर किसी को ये उम्मीद है कि इंडिया कश्मीर को एक थाली में सजा के पाकिस्तान को दे दे या उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दे या फिर यूएनए में जाके बोले कि हम इसको छोड़ने वाले हैं, मतलब आई डोंट थिंक एनी पॉलिटिकल लीडर कैन अफोर्ड टू डू दैट। तो यहां पर जब प्रोफेसर मनोज झा ने जयप्रकाश नारायण को कोट किया कि उन्होंने एक हाई मोरल ग्राउंड की बात की थी जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, इन द सेंस के हमें वहां पे फोर्सफुल्ली कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं करना चाहिए। मतलब उन्होंने प्रॉब्ली ये सोचा कि चूंकि वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है, तो ये मुस्लिम स्टेट है, तो अगर हम इसको या तो इंडिपेंडेंट बनाते हैं या फिर पाकिस्तान को देते हैं, तो दैट विल प्रॉब्ली प्रोवाइड अस ए मोरल हाई ग्राउंड। अब मैं आपको बता दूं, इंडिविजुअल्स मोरल हाई ग्राउंड ले सकते हैं, कंट्री नहीं ले सकता, जो कि रीजंस मैंने आपको पहले बताए। कोई नहीं कंट्री, नॉट ए सिंगल कंट्री कैन टेक दैट स्टैंड। और ये प्रोफेसर मनोज झा ने ये पार्लियामेंट के अंदर जयप्रकाश नारायण को कोट करते हुए ये बात कही, चाहे वॉट एवर मे बी द रीजन।
कांग्रेस के या आरएलडी के बेसिक रीजंस हैं अपीचमेंट पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से वे आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का विरोध कर रहे थे। और एज ए नेशन अगर हम देखें तो हमारी स्टैंडिंग क्या होनी चाहिए? कम व्हाट में वी विल नॉट गिव कश्मीर, और फॉर दैट मैटर जम्मू एंड कश्मीर। दैट हैज टू बी अवर स्टैंड। तो हमारी जो नेशनल स्टैंड है और कांग्रेस और आरएलडी की जो पॉलिटिकल स्टैंड है, दोनों में आपको कितना अंतर लगता है? जमीन आसमान का अंतर लगता है ना। ये जो सेम स्टैंड है, ये सेम स्टैंड पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की वो ही स्टैंड है जो कांग्रेस की स्टैंड है, जबकि आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो पाकिस्तान को उससे लेना एक ना देना दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में अभी कपिल सिब्बल जी लगे हुए हैं। Whereas your lordships will remember Brexit, what happened? In Brexit, what happened? There was no constitutional provision seeking a referendum. But when you want to sever a relationship which has been entered into, you must ultimately seek the opinion of the people. Because people are central to this decision, not the Union of India. It goes counter to the very grain of Article 370. Mr. Sibbal, in a constitutional democracy, seeking the opinion of the people has to be through established institutions. See? Right? So long as a democracy exists, as it does, in terms of a constitutional democracy, Yeah. any recourse to the will of the people has to be expressed and sought in terms of established institutions. I agree. So There's no either question. you do it, So either you cannot, you do it. Well, you cannot envisage, therefore, a situation like a Brexit type referendum. Yeah. That's a political decision which was taken by the then government. Yes. But within a constitution like ours, there is no question of a referendum. तो उन्होंने जो पॉइंट दिया, वो पॉइंट उन्होंने ये दिया कि वहां पे आप रेफरेंडम करा लीजिए। आप बताइए, इससे बेतुका आर्ग्यूमेंट कोई हो सकता है क्या? आप रेफरेंडम करा लीजिए वहां पे, आप रेफरेंडम करा लीजिए मिजोरम में, नागालैंड में, आप तमिलनाडु में रेफरेंडम करा लीजिए, आप वेस्ट बंगाल में करा लीजिए, हर जगह आप रेफरेंडम करा लीजिए, क्योंकि ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि वी वांट ए इंडिपेंडेंट स्टेट। पंजाब में आप करा लीजिए, तो फिर क्या इंडिया रहेगा? और क्या हम रेफरेंडम ही कराते रहेंगे? आप देखिए कितनी बेतुकी बात है। एंड ऑब्वियसली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसने बताया कि ये तो डेमोक्रेसी है, और जब जम्मू एंड कश्मीर का असेसन हुआ था इंडिया के साथ, तो वो अनकंडीशनल था कि उनकी जो सॉवरेंटी है वो इंडिया के साथ मर्ज हो गई। बट मैं ये आर्गुमेंट आपको बता रहा हूं कपिल सिब्बल का। अब एक दूसरी बात, मैंने आपसे कहा ना प्रोफेसर मनोज झा, उनका स्टेटमेंट जयप्रकाश नारायण को कोट करते हुए, और फिर ट्विटर पे एक इंडिविजुअल से विशाल शर्मा सामने, उससे मेरा एक डिस्कशन हुआ। वो कहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है ये आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन। अब इससे बड़ा जोक क्या हो सकता है? आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से जम्मू एंड कश्मीर बिकम्स at par with any other state or union territory of India, as simple as that. तो आप देखेंगे जयप्रकाश नारायण जी या फिर गांधी जी, ये जितने भी आइडियाज आपको उनकी फिलॉसफी से मिलते हैं, कई बार ये प्रैक्टिकल नहीं होते। उनका जमाना था, दे आफ्टर ऑल जो भी फिलॉसफी होती है उसका एक टाइम कॉन्टेक्स्ट होता है, सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट होता है। वो भी एक जमाना था जब उनके जो आइडियाज थे वो रेलिवेंट थे। लेकिन आज जब जम्मू एंड कश्मीर में 90s में जो मिलिटेंसी आई, जो कश्मीरी हिंदूज का जीनोसाइड हुआ, क्या जयप्रकाश नारायण ने या गांधी जी ने कभी ऐसा सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है? एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि आफ्टर ऑल कांग्रेस या आरएलडी या इस तरह की जो पार्टीज हैं या ये जो कपिल सिब्बल है, वो चाहते क्या हैं? व्हाट एग्जैक्टली डू दे वांट? कि हम पूरे कंट्री में रेफरेंडम ही कराते रहे, और जो बोले कि हम इंडिया से अलग होते जा रहे हैं, तो फिर इंडिया में बचेगा क्या?
यहाँ पे तो जितने भी स्टेट हैं सब बोलेंगे हम तो इंडिपेंडेंट स्टेट बनेंगे। आपने देखा फॉर्मर यूएसएसआर क्या हुआ 90s में, जैसे ही वो फाइनेंशियल वायबिलिटी उनकी खत्म हुई, आपने देखा कितने स्टेट उनसे बाहर निकले। आई थिंक मस्ट बी अराउंड 14 रीजन के सेंटर कमजोर हो गया। एक बार को जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कमजोर हो गई तो स्टेट क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे हम तो एक तरफ चले। वायबल हो ना हो दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट इशू। उसमें से एक यूक्रेन भी था जिसका क्राइसिस अभी चल रहा है। बट ये माय पॉइंट इज कि आप इस तरह की टेंडेंसीज को एनकरेज कर सकते हैं क्या? और यही राहुल गांधी का पॉइंट है कि फेडरल स्ट्रक्चर है। अरे फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर के कंट्रीज से लोन लेना शुरू कर दें इंडिपेंडेंटली, आप बाहर की कंट्रीज से डील करना शुरू कर दें। जैसे अरविंद केजरीवाल जी सिंगापुर के साथ एक एग्रीमेंट करना चाह रहे थे और एंड अबो द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर जो केरला गवर्नमेंट है वो यूएई से लोन लेना चाह रही थी डायरेक्टली। आप समझ सकते हैं कितने ये देखने में इनोकुअस स्टेप्स लगते हैं, पर बेसिकली ये सेंट्रल अथॉरिटी को इरोड करने का काम करते हैं। जो कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि रेफरेंडम करा लीजिए, तो मालूम है उनको सबसे ज्यादा कोर्ट कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा कोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी। वो कहते हैं हम तो पहले से ही कह रहे थे, जो यूएनओ का रिजोल्यूशन भी है, आप रेफरेंडम क्यों नहीं कराते? अरे रेफरेंडम जब कराते, कितना पानी गंगा जी के नीचे से निकल चुका, ब्रिज के नीचे से। हाउ मच वी हैव इन्वेस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड शुड वी अलाउ इट टू गो डाउन द ड्रेन? तो ये नेशन है या फिर कोई ये बनाना रिपब्लिक है? एनीवे, जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने उनको ही गेव हिम ए राइट कॉल, बट द पॉइंट इज सुप्रीम कोर्ट को इस इश्यू को हैंडल करना चाहिए था या नहीं? एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन, आपने कभी सुना कि यूक्रेन इशू को लेके कोई रशिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे कोई पिटीशन डाली है, पीएलआई डाली कि ये जो रशिया जो वहां पे कर रहा है वो गलत कर रहा है? या कभी आपने चाइना के सुप्रीम कोर्ट का नाम सुना? जस्ट थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अगर ये ही टेंडेंसी पॉलिटिकल डिसीजंस को आप डाउनग्रेड करने की रखते हैं एज ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज आप कुछ पार्ट उसका हैंडल कर लीजिए, इंटरप्रिटेशन कर लीजिए, जो आपका एक लीगल रोल है। बट जिस तरह के पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं कंट्री के हित में होते हैं, कल को कोई पीएलआई डालेगा सुप्रीम कोर्ट में कि जो 1971 में हमने बांग्लादेश में जो पाकिस्तान को मिलिटरीली हराया था वो एक्चुअली उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन था। आप बताइए। या फिर कोई यही बोल देगा, कोई पाकिस्तानी बोलेगा कि इन्होंने जो सरेंडर कराया पाकिस्तानी फोर्सेस का, दैट वाज वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। कैन यू इमेजिन, कैन देयर बी ए बिगर जोक देन दिस? अब उसी बात पे फिर आप सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हमें क्या लेना है? व्हाट वी हैव टू डू विद मुस्लिम्स ऑफ बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान? व्हाट वी हैव टू डू विद देम? लेकिन इंडियन मुस्लिम्स के साथ हमारा, चूंकि वो हमारे साथ है, नेशन स्टेट का कंसेप्ट है, तो हमें उनके अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी। बट हमारी जिम्मेदारी ये थोड़ी ना कि हम पाकिस्तान में जो मुस्लिम्स हैं उनके अधिकारों की रक्षा भी करें। दैट इज नॉट अवर जॉब। बट वहां पे जो हिंदूज हैं या जो सिख हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनका ऑब्वियसली हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज वो एक लीगेसी 1947 की है। एज सिंपल एज दैट। सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना, पॉलिटिकल डिसीजंस में किस हद तक वो जा सकता है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की बात कर लेते हैं। सपोज टुमारो सुप्रीम कोर्ट सेज कि इट इज इलीगल, नाउ टेल मी व्हाट यू आर गोइंग टू डू? हाउ मच वाटर हैज फ्लोन? मींस सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टिंग इट्स टाइम, द टाइम which it is supposed to use in better things, to give or deliver better decisions in needful cases जो pending है, rather than wasting time in abrogation of Article 370, which was basically a political decision
और उस डिसीजन को बेसिकली गवर्नमेंट ने एक नेशनल इंटरेस्ट में लिया है। और यही बात जो कांग्रेस और ये जो आरएलडी या इस टाइप की जो पार्टीज हैं, इनको भी सोचना चाहिए। देयर इज ए पॉलिटिकल थिंग, देयर इज ए नेशनल थिंग। यू कैन नॉट रिप्लेस नेशनल विद पॉलिटिकल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम। और यही बात मैंने जो जिसके साथ मेरा स्पैट हुआ ट्विटर पे, जो कहता है ये फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है, आर्टिकल 370 का स्ट्रक्चर, ये बात मैंने उसको बताई विशाल शर्मा को, जो मैं ऑफ कोर्स ट्वीट आपको दिखा ही रहा हूं। दिस नौटंकी कैन नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। नेशनल इंटरेस्ट हैज टू बी गिवन प्राइमेसी। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। कपिल सिब्बल और नो कपिल सिब्बल, प्रोफेसर मनोज झा और नो मनोज झा, and you can't maintain your international relations or international power structure by following जयप्रकाश नारायण और प्रॉब्ली महात्मा गांधी, क्योंकि वो जिस टाइम पे थे वो टाइम अब चला गया। और अगर हम उनकी फिलॉसफी को फॉलो करने लगे तो उस हालत में तो ये जो इंडिया एज ए नेशन स्टेट है ये बचेगा ही नहीं। Let us have a very clear thought. I hope you liked this narration. Thank you so much. I will see you in next video. Please like, share and subscribe. Thank you.